सालू ने बच्चों को समोसे और ब्रेड पकोड़े बनाकर दिए और वह गली के बाहर लगाकर बैठ गई। तो देवर के बच्चों ने उठाकर टेबल पलट दी और सारे समोसे खराब हो गई। जब सालू को पता चला तो उसने देवरानी को बताया। तो उल्टा देवरानी बोली, जाओ जो मर्जी कर लो। दूसरे दिन भी देवरानी ने बच्चों को भेजकर वही काम किया। तो सालू ने काम करना ही छोड़ दिया। और जब 2-3 दिन गुजर गए तो देवरानी सोच में पड़ गई और इफ्तारी से पहले उसने सालू के घर में झांक कर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि अंदर तो गरम गरम समोसे, गरम गरम ब्रेड पकोड़े। पहले आइए, पहले पाइए। यह मजेदार समोसे और पकोड़े एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। असीम और रहमूर गली के बाहर एक छोटी सी मेज लगाकर बैठे हुए थे और पूरी हिम्मत के साथ आने जाने वालों को आवाजें दे रहे थे। इनके चेहरों पर थकान जरूर थी, मगर आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक मौजूद थी। यह दोनों सालू के बेटे थे। सालू ने सुबह से रोज की हालत में मेहनत करके इनके लिए समोसे और ब्रेड पकोड़े तैयार किए थे, ताकि वह गली के बाहर खड़े होकर बेच बेच सके और घर का खर्च चलाने में कुछ मदद हो जाए। सालू पहले सिलाई किया करती थी। मोहल्ले की औरतें अपने कपड़े उसी के पास सिलवाने आती थी। उसकी सिलाई इतनी अच्छी थी कि अक्सर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। मगर कुछ दिन पहले एक बार एक बुरा हादसा पेश आया। सालू सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई थी और उसके कंधे पर बुरी तरह चोट आई थी। डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया था कि कुछ दिन तक वह मशीन पर ना बैठे। इस हादसे ने पहले से कमजोर घर को और मुश्किल में डाल दिया था। 3 साल पहले सालू के पति की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जब पति था तो हालात बहुत अच्छे थे, मगर अब हालात हद से बदतर हो चुके थे। रमजान का महीना चल रहा था। हर तरफ इबादत और बरकतों की फिजा थी, मगर सालू के घर में हालात पहले से सख्त थे। कई कई वक्त ऐसे आ जाते थे जब घर में खाने को कुछ नहीं होता था। असीम और अहमूर अभी छोटे थे, मगर हालात ने इन्हें वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। वह जानते थे कि उनकी माँ तकलीफ में है और उन्हें उसका सहारा बनना है। इसीलिए सालू ने हिम्मत करके समोसे और ब्रेड पकोड़े बनाने का फैसला किया था। वह जानती थी कि रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त लोग समोसे, पकोड़े और दूसरी तली हुई चीजें जरूर खरीदते हैं। अगर बच्चों के हाथ से समोसे बिक जाए तो घर के लिए दाल रोटी का इंतजाम हो सकता है। सुबह से उसने मेहनत करके आलू उबाले थे, मसाला तैयार किया था, आटे की परतें बनाई थी। गर्मी और रोजे की हालत के बावजूद उसने एक पल भी आराम नहीं किया था। जब समोसे और पकोड़े तैयार हो गए तो उसने प्यार से दोनों बच्चों के हाथ पर रखे और दुआ दी कि खुदा बरकत दे। शुरू में असीम और अहमूर थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि लोग उनसे खरीदेंगे या नहीं, मगर धीरे धीरे कुछ लोग रुकने लगे। कुछ ने समोसे खरीदे और कुछ ने पकोड़े लिए। कई लोगों ने सिर्फ तरस खाकर भी खरीद लिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह दोनों अनाथ बच्चे हैं। मगर जो भी था, इनके समोसे का स्वाद वाकई अच्छा था। ताजा ताजा बने हुए समोसे खुशबू फैला रही थी। गली से गुजरने वाले कई लोग रुक जाते और खरीद कर ले जाते। धीरे धीरे आधे समोसे और पकोड़े भी बिक गए थे। असीम और रहमूर के चेहरों पर खुशी की हल्की सी मुस्कुराहट आने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि शायद आज घर में इफ्तार के लिए कुछ अच्छा आ जाएगा। वह दिल ही दिल में अपनी माँ के लिए दुआ भी कर रहे थे, जिसने रोजे की हालत में इतनी मेहनत की थी। मगर उसी वक्त अचानक उनके चाचा के बच्चे वहां आ गए। वह दोनों काफी अमीर घर के बच्चे थे और उनके चेहरों पर घमंड साफ नजर आता था।
जब उन्होंने असीम और अहमूर को गली में समोसे और पकोड़े बेचते देखा तो पहले तो एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। वह उनका मजाक उड़ाने लगी। कभी कहते देखो भिखारी बन गए हैं, कभी कहते यह भी कोई काम है। उनकी आवाज में तंज और घमंड साफ महसूस हो रहा था। असीम और अहमूर ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह खामोशी से अपने काम में लगे रही। उन्होंने सिर झुका लिया और आने जाने वालों को आवाज देते रहे। उनके दिल जरूर दुख रहे थे, मगर उन्होंने सब्र से काम लिया। जब उनके चाचा के भाइयों ने देखा कि उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है तो वह और ज्यादा गुस्से में आ गई। उन्हें आदत थी कि उन लोगों की बातें सुन दूसरों पर फौरन असर करे, क्योंकि उनके बाप का पूरे मोहल्ले में नाम और रसूख था। सालू का देवर वाकई बहुत पैसे वाला आदमी था, मगर भाई के मरने के बाद उसने कभी भी अपनी भाभी की खैरियत तक नहीं ली थी। ना यह जानने की कोशिश की थी कि भाभी और भतीजे किस हालत में जिंदगी गुजार रही है। उसकी बड़ी सी फैक्ट्री थी और इसी वजह से गली में अक्सर उसकी ही चलती थी। उसके बच्चों को भी इसी घमंड की आदत पड़ चुकी थी। उन्हें लगता था कि वह सबसे बेहतर है और बाकी सब उनसे कमतर है। आखिरकार गुस्से और जिद में आकर उन्होंने अचानक मेज को जोर से पलट दिया। एक पल में सारी मेहनत जमीन पर बिखर गई। समोसे और ब्रेड पकोड़े मिट्टी में गिरकर खराब हो गई। जो खुशबू अभी कुछ समय पहले लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी, वह अब मिट्टी में बिखरी हुई पड़ी थी। असीम और अहमूर कुछ पलों तक हैरान खड़े रही। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था अभी क्या हुआ है। फिर असीम की आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती हुई आवाज में बोला कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। चाचा के भाई ने घमंड से उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, बोला कि तुम्हारे चेहरे पर यही उदासी और आंखों में बेबसी देखने के लिए। इसके बाद उसने अपने भाई से कहा कि चलो अजमेर घर चलते हैं, हमारा काम हो गया। वह दोनों हंसते हुए वहां से चले गई, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। उनके जाने के बाद असीम अपने आप पर काबू ना रख सका और जोर जोर से रोने लगा। तैमूर उम्र में उससे कुछ बड़ा था। उसने फौरन उसे गले लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली देने लगा। वो खुद भी अंदर से टूट चुका था, मगर अपने छोटे भाई के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से कहा कि असीम, बस बस, अब रोना बंद करो, खुदा देख रहा है। फिर उसने जमीन पर पड़े समोसे की तरफ देखा और दिल ही दिल में एक ठंडी सांस भरी। उसने कुछ समोसे उठाने की कोशिश भी की, मगर वह मिट्टी में खराब हो चुके थे। आखिरकार उसने मेज सीधी की और खाली बर्तन उठा लिए। फिर उसने असीम का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा कि चलो घर चलते हैं। दोनों भाई खामोशी से घर की तरफ चल पड़े। उनके कदम बहुत भारी हो गए थे। रास्ते में असीम बार बार अपने आंसू साफ करता जा रहा था। जब वह घर पहुंचे तो सालू उन्हें देखते ही चौंक गई। माँ का दिल फौरन भांप गया कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। वो जल्दी से उनके पास आई और प्यार से बोली कि बच्चों, क्या हुआ है? क्या तुम लोग थक गए हो? फिर खुद ही बोलने लगी कि अच्छा ठीक है, कल से तुम्हें नहीं भेजूंगी। मगर उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि असीम दोबारा जोर जोर से रोने लगा। सालू घबरा गई और उसे सीने से लगा लिया। तैमूर ने आंखें झुका ली और कम शब्दों में सारा वाक्य सुना दिया। यह सब सुनकर सालू का दिल जैसे टूट गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में भी आंसू आ गई, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया।
उसने दोनों बच्चों को अपने साथ बिठाया और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा याद रखो, खुदा सब देख रहा है। किसी का हक मारने वाला कभी कामयाब नहीं होता। उन्होंने तुम्हारी मेहनत को मिट्टी में मिलाया है, मगर खुदा चाहे तो कल इसी मिट्टी से तुम्हारे लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देगा। अहमूर और असीम खामोशी से अपनी माँ की बातें सुन रही थी। उनके दिल अभी भी दुख से भरे हुए थे, मगर माँ की बातों से उन्हें थोड़ा हौसला जरूर मिल रहा था। सालू ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को तसल्ली देकर चुप करवाया था। असीम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और अहमूर भी दिखावे के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आंखों में छुपी उदासी साफ नजर आ रही थी। सालू ने दोनों को अपने साथ बिठाकर प्यार से उनके सिर सहलाई और उन्हें समझाने लगी कि बेटा, जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो दूसरों की तकलीफ समझने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर खुदा सब कुछ देखता है। जो जुल्म करता है उसे एक दिन जरूर जवाब देना पड़ता है। बच्चों ने माँ की बातें खामोशी से सुन ली। असीम ने धीरे से सिर हिलाया और फिर अहमूर के कंधे पर सिर रखकर बैठ गया। सालू उनके लिए पानी लाई और उन्हें आराम करने को कहा। कुछ देर बाद दोनों बच्चे थकान और रोने की वजह से वही चारपाई पर लेट गई और धीरे धीरे सो गई, मगर सालू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह एक कोने में बैठी बच्चों के चेहरे को देखती रही। उसके दिल में अजीब सी कसक थी। बच्चों को तसल्ली तो उसने दे दी थी, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल दुख से भरा हुआ था। उसे बार बार वह दृश्य याद आ रहा था जब उसके बच्चों की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी और वह बेबसी से खड़े देखते रह गए थे। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह इस मामले पर अपनी देवरानी से बात जरूर करेगी। आखिर वह भी एक माँ है, शायद उसे एहसास हो जाए कि उसके बच्चों ने कितना गलत काम किया है। अगले दिन दोपहर के समय जब बच्चों को थोड़ा सुकून था तो सालू हिम्मत करके अपनी देवरानी के घर चली गई। उसका दिल धड़क रहा था, मगर उसने खुद को संभाला। दरवाजा खटखटाने पर उसकी देवरानी बाहर आई। सालू ने नरमी से सलाम किया और धीमी आवाज में कल का सारा वाकया बताने लगी। उसने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, मगर इन्हें समझाना जरूरी होता है। अगर वह मूर और असीम के समोसे खराब ना करे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि इसी से घर का गुजारा चल रहा है। सालू अभी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि उसकी देवरानी हंस पड़ी। उसके चेहरे पर गंभीरता का कोई निशान नहीं था। वो मजाक के अंदाज में बोली कि अरे भाभी, ये बच्चे हैं, कभी कभी शरारत कर लेते हैं, इसमें इतना दिल पर लेने वाली कौन सी बात है। सालू को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह कुछ पल खामोश खड़ी रही, फिर धीरे से बोली कि बहन, शरारत और किसी के मेहनत बर्बाद करने में फर्क होता है। बच्चे अगर बार बार ऐसा करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मगर देवरानी ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। उसके चेहरे पर हंसी अभी तक बाकी थी। वह बोली कि भाभी, आप भी दिल छोटा कर लेती है। बच्चे हैं, जो दिल चाहेगा करेंगे। सालू ने और बहस करना ठीक ना समझा। वो खामोशी से वापस अपने घर आ गई। शाम को उसने फिर हिम्मत की और कुछ समोसे और ब्रेड पकोड़े तैयार किए। वह जानती थी कि अगर यह काम भी छोड़ दिया तो घर का खर्च चलाना और मुश्किल हो जाएगा। उसने अहमूर और असीम को बुलाया, उन्हें प्यार से समझाया कि आज फिर कोशिश करके देखते हैं, शायद आज सब ठीक रहे। बच्चे भी अपनी माँ के खातिर दोबारा तैयार हो गए। वह मेज उठाकर गली के बाहर ले गई और पहले की तरह आवाज लगाने लगे। समोसे और ब्रेड पकोड़ों की खुशबू
एक बार फिर गली में फैलने लगी। कुछ लोग रुक कर खरीदने लगे और धीरे धीरे कारोबार चलने लगा। असीम के चेहरे पर हल्की सी खुशी नजर आने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि शायद आज कुछ कोई मसला नहीं होगा, मगर कुछ ही देर बाद वही हुआ जिसका डर था। अजमेर और फारूक दोबारा वहां आ पहुंचे। उनके चेहरों पर पहले से भी ज्यादा घमंड था। उन्होंने दूर से ही अहमूर और असीम को देखा और आपस में हंसने लगी। फिर वह धीरे धीरे उनके पास आई और तंजिया अंदाज में बोलने लगी कि लो जी, फिर से दुकान खुल गई। अहमूर और असीम ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अपने काम में लगे रहे। यह खामोशी उन दोनों को और ज्यादा बुरी लगी। अजमेर ने अचानक आगे बढ़कर मेज को जोर से धक्का दिया। एक बार फिर मेज पलट गई। समोसे और पकोड़े जमीन पर गिर गए। गरम गरम समोसे मिट्टी में बिखर गए और पकोड़े इधर उधर बिखर गए। अजमेर और फारूक जोर जोर से हंसने लगे और फिर बगैर किसी डर के वहां से चले गए। अहमूर और असीम इस बार भी चुप खड़े रहे। असीम की आंखों में आंसू भर आए थे, मगर उसने खुद को रोके रखा। तैमूर ने गहरी सांस ली और खामोशी से बर्तन समेटने लगा। कुछ देर बाद दोनों भाई खाली हाथ घर पर वापस आ गई। सालू ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो उसका दिल फिर से बैठ गया। उसने सारी बात सुनी और एक पल बर्बाद किए बगैर अपनी देवरानी के घर जा पहुंची। इस बार उसके दिल में दुख ज्यादा था। उसने देवरानी को सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारे बच्चों ने दोबारा वही हरकत की है, तुम उन्हें समझा दो। हम पहले ही बहुत मुश्किल में हैं। मगर उसकी देवरानी ने इस बार भी गंभीरता नहीं दिखाई। वो हंसते हुए बोली कि जो मर्जी कर लो, हमारे बच्चे तो ऐसे ही हैं। अगर तुम्हारे समोसे खराब हो जाते हैं तो हम क्या करें। यह शब्द सुनकर सालू का दिल जैसे अंदर से टूट गया। उसने एक पल के लिए देवरानी की तरफ देखा, मगर फिर कुछ कहे बगैर वापस पलट आई। घर आकर वह काफी देर तक चुप बैठी रही। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अगर हर दिन यही होता रहा तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। जब भी अहमूर और असीम समोसे बेचने के लिए मेज लगाते, अजमेर और फारूक आकर उसे गिरा देते और सारी मेहनत बर्बाद कर देते। आखिरकार एक दिन सालू ने दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर लिया। उसने बच्चों को अपने पास बिठाया और प्यार से कहा कि बेटा, अब हम यह काम नहीं करेंगे। अहमूर और असीम ने हैरत से माँ की तरफ देखा, मगर उनकी आंखों में इतनी थकान और दुख था कि वह कुछ कह ना सके। सालू ने धीरे से कहा कि खुदा ने चाहा तो कोई और रास्ता जरूर निकल आएगा, मगर मैं हर रोज तुम्हारी मेहनत को इस तरह मिट्टी में मिलते नहीं देख सकती। अहमूर और असीम खामोशी से अपनी माँ की बात सुन रहे थे। उनके दिल में दुख तो बहुत था, मगर वह जानते थे कि उनकी माँ पहले ही बहुत तकलीफ में है, इसलिए उन्होंने कोई जिद नहीं की। असीम ने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है अम्मी, जैसा आप ठीक समझे। अहमूर ने भी सिर झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन गली के बाहर वह मेज नहीं लगी जिस पर हमेशा समोसे और ब्रेड पकोड़े रखे होते थे। ना ही वह जानी पहचानी आवाज सुनाई दी जो रोज इफ्तार से पहले गली में गूंजती थी। समोसे ब्रेड पकोड़े, गरम गरम समोसे, गरम गरम पकोड़े। गली से गुजरने वाले कई लोग रुक कर इधर उधर देखते रहे, मगर वहां कोई नहीं था। अहमूर और असीम उस दिन घर के अंदर ही बैठे रहे। सालू भी खामोशी से घर के कामों में लगी रही। उसने सिलाई का काम अभी अभी तक शुरू नहीं किया था, क्योंकि कंधे का दर्द अभी बाकी था। दूसरी तरफ अजमेर और फारूक शाम के समय गली में निकले तो उन्होंने इधर उधर देखा।
उन्हें हैरत हुई कि आज मेज क्यों नहीं लगी। वो कुछ देर इंतजार करते रहे मगर जब कोई नहीं आया तो वह वापस घर चले गई। 2 दिन गुजर गए, फिर 3 दिन गुजर गए, मगर गली के बाहर ना तो समोसे की खुशबू आई और ना ही बच्चों की आवाजें सुनाई दी। अब सालू की देवरानी के दिल में भी जिज्ञासा पैदा होने लगी। वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने काम ही छोड़ दिया। उसे यकीन था कि शायद वो लोग हिम्मत हार गए हैं, मगर उसके दिल में यह ख्याल भी आया कि जाकर देखना चाहिए। उस दिन इफ्तार से कुछ देर पहले वो धीरे धीरे सालू के घर की तरफ आई। उसने दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका, मगर अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गई। घर के अंदर सालू के पास 2 औरतें बैठी हुई थी और उनके सामने कपड़ों के कई जोड़े रखे हुए थे। एक तरफ सिलाई मशीन रखी थी और सालू धीरे धीरे कपड़े काट रही थी। वो दोनों और औरतें कह रही थी कि बहन, हमें किसी ने बताया कि तुम्हारी सिलाई बहुत अच्छी है, इसलिए हम कपड़े लेकर आए हैं। रमजान के बाद ईद आने वाली है, इसलिए हमें जल्दी कपड़े चाहिए। सालू ने मुस्कुराकर कहा कि बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी। असल में 2 दिन पहले मोहल्ले की एक नेक दिल औरत को सालू की हालत का पता चल गया था। उसने कुछ लोगों को बता दिया कि एक बेवा औरत है जो बहुत मेहनती है मगर मुश्किल में है। बस फिर क्या था, धीरे धीरे कई औरतें उसके पास कपड़े लेकर आने लगी। किसी ने ज़कात के पैसे भी दिए और किसी ने राशन अंदर रखवा दिया। सालू ने वह पैसे संभाल कर रख लिए थे और अब उसने हिम्मत करके दोबारा सिलाई शुरू कर दी थी। हालांकि कंधे में हल्का दर्द था मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था, क्योंकि अब उसे उम्मीद नजर आ रही थी। अहमूर और असीम भी एक कोने में बैठे कपड़े तय कर रहे थे और अपनी माँ का हाथ बटा रहे थे। उनके चेहरों पर पहले जैसी उदासी नहीं थी। देवरानी यह सब देखकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सालू के हालात इस तरह संभल जाएंगे। वो खामोशी से वापस अपने घर आ गई। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी, मगर अभी उसके लिए असल झटका बाकी था। उसी शाम जब वह इफ्तार की तैयारी कर रही थी तो अचानक उसके पति का घबराया हुआ फोन आया। उसने बताया कि फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। यह खबर सुनते ही उसके हाथ से फोन गिर गया। कुछ ही पलों में हालात और खराब हो गई। फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जल चुका था और कर्जे भी बहुत ज्यादा थे। नुकसान पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। धीरे धीरे उनके घर के हालात भी खराब होने लगे। पहले गाड़ी बिकी, फिर कुछ कीमती सामान बेचना पड़ा। कुछ समय बाद कर्ज उतारने के लिए उन्हें घर का एक हिस्सा भी बेचना पड़ गया। दूसरी तरफ सालू के हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे। उसकी सिलाई का काम दिन ब दिन बढ़ने लगा। ईद करीब आ रही थी, इसलिए कपड़ों के ऑर्डर बहुत ज्यादा हो गए थे। अहमूर और असीम भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी काम में हाथ बटाते थे। घर में अब पहले जैसी भूखमरी नहीं रही थी। ईद तक सालू ने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि घर का खर्च आराम से चलने लगा। उसने बच्चों के लिए नए कपड़े भी खरीदे और इफ्तार के समय पर भी अच्छा खाना आने लगा। एक शाम वही गली जिसमें कभी हैमूर और असीम समोसे बेचा करते थे अब खामोश सी थी। सालू अपने दरवाजे पर खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसके दिल में शुक्र का जज्बा था। उसे याद आया कि कभी उसके बच्चों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया जाता था, मगर उसने सब्र किया था और खुदा ने वाकई सब्र का बदला दे दिया था। इधर देवरानी अपने खाली
होते घर को देखकर सोच में पड़ी रहती थी। उसे अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि किसी के साथ जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह है। वक्त ने उसे वह सबक सिखा दिया था जो शायद किसी नसीहत से नहीं सिखा जा सकता था। और सालू के दिल में आज भी किसी के लिए नफरत नहीं थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि खुदा की अदालत में देर हो सकती है मगर अंधेर कभी नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एस के की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।